Hello students, welcome back to our YouTube channel Science by AD Sir again. Dear students, today's session I have brought you a short and exclusive topic whose name is Coronavirus the Pandemic. Before starting this topic, first of all we discuss what is virus and how does they infect our body. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में वायरसेस होते क्या है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वायरसेस आर वेरी स्मॉल parasites which are seen by with the help of microscopes and they either have RNA and DNA। मतलब कि वायरसेस आपके काफी छोटे पैरासाइट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देंगे। अगर हमें अपनी नेक्ड आई से देखना चाहें तो ये हमें नजर नहीं आते हैं। इनके अंदर अपना आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं? सो दे ट्रांसफर देयर आरएनए एंड डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड इन्फेक्टेड देम। ये क्या करते हैं, अपने आरएनए और डीएनए दोनों को भी जिस सेल को इन्फेक्ट करना हो उसमें इंजेक्ट या ट्रांसफर करके उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब बात कर लेते हैं टॉपिक की, जो मेन टॉपिक था कोरोना वायरस। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है, क्योंकि वायरस तो हम जान चुके हैं। अब कोरोना जो है वो वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है और इसका एक्चुअल मीन होता क्या है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, द वर्ड कोरोना कम्स फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स द क्राउन। मतलब कि जो कोरोना वर्ड है वो आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? क्राउन। और क्राउन का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं ताज। इज दैट क्लियर? आगे है, इट इज ए कॉमन डिजीज इट इज ए कॉमन वायरसेस फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब कि ये कॉमन डिजीज है जो एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, इट इज ए जूनोटिक डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जूनोटिक डिजीज क्यों है? देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि जूनोटिक डिजीज एक्चुअल होती क्या है। सो द डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। यानी वो डिजीजेस जो एनिमल्स में क्रिएट हो या जनरेट होकर ह्यूमंस बीइंग्स में ट्रांसफर हो जाए और ह्यूमन बीइंग्स को भी इन्फेक्ट कर दे, उन्हें हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। और आपकी जो कोरोना वायरस है वो भी एक जूनोटिक डिजीज है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस या काइंड्स ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के अब तक हम 7 टाइप्स या काइंड्स डिस्कवर कर चुके हैं। इनमें से जो फर्स्टली 4 है, मतलब कि 229E, OC43, NL63 एंड HUK1, ये जो फर्स्ट टाइप्स है कोरोना वायरस के, इनके सिम्टम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज्यादा इन्होंने डैमेज किया भी नहीं है ह्यूमन बींग्स को। तो देखिए, इनके सिम्टम्स क्या है? कॉमन कोल्ड, मतलब छोटी मोटी हम कह सकते हैं जो इनमें कॉमन कोल्ड होता है वो ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लेता है, 1 या 2 दिन में वापस पेशेंट रिकवर हो जाता है। यानी ये इतने इन्फेक्ट नहीं करते। इन्फेक्ट करते हैं लास्ट के 3। जो सबसे पहले है, इसका नाम है सारस कोवी, मतलब कि सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और ये जो 02 है ये डिनोट कर रहा है कि किस ईयर में इसको डिस्कवर किया गया। तो ये 2002 के अंदर डिस्कवर कर लिया गया था। और इसकी हमने जैसे बात की थी कि ये जूनोटिक डिजीज है, तो हम क्या कहेंगे कि ये किस एनिमल की स्पेसीज से आया था? हम कह सकते हैं कि ये केट की स्पेसीज से आया है। और इसका फर्स्ट केस कहां देखने को मिला? तो वो फर्स्ट केस सबसे पहले इसका मिला चाइना के अंदर। इज दैट क्लियर? मतलब फर्स्ट कोरोना वायरस जो आपका 5th नंबर का था और ज्यादा इफेक्टिव था वो था सारस कोवी। इज दैट क्लियर? और ये 02 क्या डिनोट कर रहा है? किस ईयर में इसको डिस्कवर कर लिया गया। अब यही बात करें, हम भूल गए थे स्टार्टिंग में कि जो कोरोना वायरस है उसको सबसे पहले 1930 के अंदर डिस्कवर कर लिया गया था। और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया एक पोल्ट्री फार्म के अंदर, यानी हेंस के अंदर इसका फर्स्ट केसेस देखने को मिला। क्योंकि हमने बात फर्स्ट में ही कर ली थी कि ये एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होती है। तो कोरोना वायरस का अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ये 1930 में ही डिस्कवर कर लिया गया था और इसका फर्स्ट केस देखने को मिला एक हमें पोल्ट्री फार्म के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए वापस आ जाइए। अब सेकेंड वाला है आपका मर्स कोवी, मतलब कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
और ये 2012 के अंदर ही डिस्कवर कर लिया गया था। और इसकी जो एनिमल स्पेसीज है उसे हम मानते हैं कैमल, मतलब कि ये कैमल से जनरेट हुआ और इसका फर्स्ट केस देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया में। इज दैट क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं, वापस आता है SARS-CoV-2। अब यहाँ पर जो 2 है वो ईयर ऑफ डिस्कवर नहीं डिनोट कर रहा है, ये फर्स्ट SARS-CoV का ही सेकंड वेरिएंट है, मतलब इस बार इसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग है, यानी SARS-CoV फर्स्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। इसी वजह से हम इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, यानी कि इस वायरस के सिम्टम्स पहले कभी हमें शो नहीं हुए, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, SARS-CoV-2, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस वेरिएंट 2 ऑफ SARS-CoV। इज दैट क्लियर? और इस बार ये हमें जो स्पेसीज मानी जा रही है कि ये किस स्पेसीज से जनरेट हुआ है, तो वो हमें बेट से जनरेट यानी कि चिमगादड़ से जनरेट होना पाया जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अभी तक इसका जो कंक्लूजन है वो क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल में फर्स्ट जो आपका कोरोना वायरस था वो किस एनिमल की स्पेसीज में पाया गया। तो इस बार कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बेट से जनरेट हुआ, और इस बार भी इसका फर्स्ट केस देखने को मिला है चाइना के अंदर। और वो फर्स्ट पेशेंट कौन था वो हम अर्लियर सेशन के अंदर आगे डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कोरोना वायरस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कोरोना का वर्ड का मतलब क्या होता है, कोरोना डिजीज क्या है और ये किस कैटेगरी में आती है, मतलब जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में आती है। फर्स्ट केस इसका 1930 में एक पोल्ट्री फार्म के अंदर मिला। उसके बाद हमने कोरोना वायरस के टाइप्स और काइंड्स भी क्लियर कर लिए हैं, और लास्ट वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है या डायग्राम है वो क्या है और इसके क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो देखिए, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस आर ऑफ मेनली 4 और 5 टाइप्स, यानी कि मेनली 4 से 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है इनमें स्पाइक, जिसे हम क्राउन कहते हैं, और इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। वहीं देखिए, इट इज लाइज ऑन द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस की बाहर की बाउंड्रीज पर ये मिलते हैं हमें। और इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए, इट अलाउज द वायरस टू पेनिट्रेट द सेल, यानी जिस सेल को इन्फेक्ट करना है या उस होस्ट सेल के सरफेस पे जाकर ये कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी स्पाइक के थ्रू किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल करके उस होस्ट सेल में एंटर हो जाता है। उसके बाद में देखिए, सेकेंड वन आता है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? इट इज द प्रोटीन शेल ऑफ द वायरस इंक्लोजिंग द जेनेटिक मटेरियल, मतलब किसी भी वायरस का ये क्या है, प्रोटीन शेल है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू बॉल्स बनी है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। और ये 2 न्यूक्लियोकैप्सिड किससे कनेक्टेड है, आपके जेनेटिक मटेरियल या हम कह सकते हैं आरएनए जीनोम की मदद से। ये न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, किसी भी वायरस की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड के बाद में थर्ड वन आता है आरएनए जीनोम। इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी वायरस के अंदर, यानी कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जब भी ये वायरस किसी भी सेल के कांटेक्ट में आएगा तो तब तक अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक ये अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वायरस अपनी मल्टीपल्स किसकी हेल्प से बनाता है, इस आरएनए जीनोम की, या हम कह सकते हैं इस जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से, क्योंकि इनके अंदर एक कोड होता है जिससे अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। आरएनए जीनोम के बाद में फोर्थ वन आता है एनवेलोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन और एनवेलोप का एक ही फंक्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना, यानी किसी भी टाइप का टॉक्सिन इस वायरस के अंदर या इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका एनवेलोप और आपका मेम्ब्रेन। इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं द मेन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। So students, let's talk about the basic symptoms of the coronavirus. So the symptoms of the coronavirus are being classified into 2 categories. यहाँ हमने इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स और लेस कॉमन सिम्टम्स, जिसे हम माइल्ड सिम्टम्स भी कहते हैं। इनको क्लासिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि 95% इन्फेक्टेड पर्सन्स के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पाए गए, वही रिमेनिंग 5% इन्फेक्टेड पर्सन्स के अंदर लेस कॉमन सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स पाए गए।
फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स को, ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर कौन से सिम्टम्स पाए गए। इसमें सबसे पहले आता है आपका फीवर, बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होना, टाइटनेस जिसे थकान या थकावट कहते हैं। ये थे आपके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। वही बात करें माइल्ड और लेस कॉमन सिम्टम्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है बॉडी पेन एंड जॉइंट पेन। बॉडी के अंदर या जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, सोर थ्रोट, गले में सूजन, डायरिया, दस्त, कंजक्टिविटीज और रेड आई। ये थोड़ा रेयर है। इस तरह के सिम्टम्स के अंदर जो आपकी आईज है या तो पूरी रेड हो जाती है या पिंक कलर में चेंज हो जाती है। कंजक्टिविटीज के बाद में फिफ्थ वन आता है हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये भी थोड़ा रेयर है। इस तरह के सिम्टम्स में आपको जो खाना होता है उसका टेस्ट नहीं आता है और हमारी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है। उसके बाद में आती है वोमिटिंग यानी उल्टियां, रैशेज ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रैशेज होना, दाग धब्बे एक्सेट्रा। और लास्टली है डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स यानी फिंगर्स का कलर चेंज होना, या है हम कह सकते हैं कि जो आपके नेल्स होते हैं उनका कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है। ये सिम्टम्स स्टूडेंट्स आपके वैक्सीनेशन से पहले हैं। जब हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे लेटर इस सेशन के अंदर, तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कुछ सिम्टम्स शो होंगे और वो होना नेसेसरी है। तो ये थे हमारे बेसिक सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी वो मूवमेंट आ चुका है जहां हमें पता करना है, जहां हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है और ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट करता है जिससे कई केसेस में इवन डेथ तक हो जाती है। तो हाउ एंड व्हाई कोरोना वायरस किल्स अस। तो देखिए, इसे समझने से पहले हमें शॉर्टली समराइज करना होगा एक बार ह्यूमन रेस्पिरेशन को या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स प्ले होते हैं उनमें सबसे पहले आता है नेसल कैविटी। इस नेसल कैविटी के अंदर दो ऑर्गन्स आते हैं, नोज एंड माउथ, नाक और मुंह। और इन्हीं नेसल कैविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करते हैं। और ये नेसल कैविटी आपकी कनेक्टेड होती है ट्रेचिया से, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये विंड पाइप आगे चलकर दो फर्दर डिवीजन बना लेती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई एक तरह से विंड पाइप और लंग्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है। वही हम देखें ब्रोंकाई के एंड्स पर अगर हम देखेंगे तो यही ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके वापस से फिर बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो रही है और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स भी फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स का जो एंडिंग पॉइंट है यानी लास्ट के जो पॉइंट्स है इसके एंडिंग, वहां पर भी हमें कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम आउट किया है, समझिए। ये आपकी ब्रोंक्यूल्स है और इसके एंडिंग पॉइंट है और इस एंडिंग पॉइंट पे ये आपको येलो कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। यानी ये जो एल्वियोलाई होती है ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। ये एल्वियोलाई क्या करती है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को ये यहां अपनी बाउंड्री से क्रॉस करके उसे कहां भेज देती है, ब्लड के साथ मिला के ह्यूमन हार्ट तक। और ह्यूमन हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड आता है जिसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करके वापस से क्या कर देता है, हमारी बॉडी से एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली दोनों ही लंग्स के पेयर के अंदर मोस्टली 60 करोड़ से भी ज्यादा एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है। और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उस समय ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फैल जाती है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल यानी बाहर निकालते हैं बॉडी से, उस समय हमारी ये एल्वियोलाइज डिफ्लेट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से बॉडी में एंटर होता है और एंटर होने के बाद में ये किन किन बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक की जितने भी केसेस है उनके ऊपर एक रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना वायरस मोस्टली 95% ऑफ पेशेंट्स में लंग्स के ऊपर इन्फेक्टेड कर रहा है। देखिए, तो लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन, ये कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनकी सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं, यानी एंजियोटेंसाइन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसाइन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से ही क्या होता है, जो कोरोना वायरस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू
अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी उसके कांटेक्ट में आने के बाद में पॉजिटिव या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब भी हम खांसते या छींकते हैं, व्हेनेवर वी कफ और स्नीजिंग, तो हमारी बॉडी से या हमारे माउथ से कुछ सलाइवा ड्रॉपलेट्स यानी थूक या नार की बूंदें बाहर निकलती है और इनकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर हावर, यानी 250 किलोमीटर ये एक हार में ट्रेवल कर लेती है। इतनी स्पीड से ये सलाइवा ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर निकलती है। और अगर इनकी क्वांटिटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 40,000 ड्रॉपलेट्स एक टाइम में या एक स्नीज या एक कफ में निकलती है। और स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट के अंदर more than 25 lakhs of कोरोना वायरस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट के अंदर कोरोना वायरस के 25 लाख से भी ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी आपको इन्फेक्टेड करने के लिए उस इन्फेक्टेड पर्सन की सिर्फ एक सलाइवा ड्रॉपलेट ही काफी है। और जैसे ही अगर ये अब क्या होगा, जैसे ही ये अपने सलाइवा ड्रॉपलेट्स को एनवायरमेंट में इंजेक्ट करेगा और आप उस किसी वजह से या अनफॉर्चुनेटली आपने इनहेल कर लिया उन ड्रॉपलेट्स को, ये तो बात जाहिर सी है कि जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ये जो आपकी ड्रॉपलेट्स है सलाइवा की वो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने के बाद में ये क्या करेगी, नेसल कैविटी के थ्रू ट्रेचिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वियोलाई में। और जैसे ही एल्वियोलाई में पहुंचेगी ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब वो एल्वियोलाइज की बाउंड्री में पहुंचकर उन एल्वियोलाइज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो लंग्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। अब लंग्स की जो बाउंड्रीज होती है उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को और टॉक्सिन्स को एक्सचेंज कर सकती है, अपने अंदर एंट्री अलाउ करती है, बाकी किसी भी तरह के पार्टिकल्स को अंदर एंट्री नहीं देती है। पर जो ये लंग्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाउंड्रीज के ऊपर, इनके ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं S2 रिसेप्टर, यानी एंजियोटेंसाइन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो कोरोना वायरस होता है उसके एक्सटर्नल बाउंड्रीज के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या जिसे हम क्राउन कह रहे थे वो होता है, और ये एक तरह का प्रोटीन है। और S2 रिसेप्टर भी आपका क्या है, प्रोटीन जनरेट करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, उस कोरोना वायरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या यूं समझ लीजिए कि जो आपका जो S2 रिसेप्टर है लंग्स की बाउंड्रीज पर वो एक मैग्नेट है, और ये स्पाइक मटेरियल है या जो कोरोना वायरस है ये एक मेटल है। और हम समझते हैं और हम जानते हैं कि मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट द आयरन, यानी चुंबक हमेशा लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही काम क्या करता है यहाँ पर S2 रिसेप्टर कर रहा है। ये S2 रिसेप्टर उस कोरोना वायरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एक बार अगर उस कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन और S2 रिसेप्टर कांटेक्ट बना लेगा तो वो क्या करेगा कि हमारे लिए वो सोचेगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल चीज है, यानी इसमें क्या है, प्रोटीन है, और वो S2 रिसेप्टर उस कोरोना वायरस को सक करके लंग्स की बाउंड्रीज के अंदर ले जाएगा। यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। अब क्या होगा, कोरोना वायरस लंग्स की बाउंड्रीज में अंदर जाके उन सेल से स्टिक हो जाएगा, और उस सेल के न्यूक्लियस से कहेगा कि आप अपना वर्किंग स्टॉप कीजिए और आप क्या कीजिए, मैं जो अपना आरएनए लेके आया हूं साथ में उसको अपने साथ इंजेक्ट करके मिक्स करके आप मेरी कॉपीज बनाइए। और स्टूडेंट, सपोज कीजिए किसी मंथ की फर्स्ट डेट को अनफॉर्चुनेटली आपने कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया। अब ये 2 से 14 डेज के अंदर अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, और वो अपना आरएनए क्या कर देगा, उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस को दे देगा और बोलेगा कि इसकी कॉपी बनाते रहो। तो 2 से 14 डेज के अंदर अंदर वो अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेगा, और इसी पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसी वजह से कई पेशेंट्स के अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, क्योंकि वो उस समय इंक्यूबेशन पीरियड में ट्रेवल कर रहा होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 14 डेज तक क्या करेगा, अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी बना रहा होगा कोरोना वायरस, और इस वजह से क्या होगी, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो सारी मिलियंस ऑफ जो कोरोना वायरस के पार्टिकल्स अंदर क्रिएट हुए थे, मल्टीपल हुए थे, वो क्या कर रहे हैं, लंग्स के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। उसी समय हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं,
इनेट इम्यून सिस्टम और एडवांस या जिसे हम कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये दोनों ही क्या करते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, इन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाकर लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि आप मेटल और मैग्नेट के बीच में किसी कार्डबोर्ड को रख दीजिए, तो मेटल क्या होगा, उस मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होगा। यही काम यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एंटीबॉडीज कर रही है। ये एंटीबॉडीज उन स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाकर चिपक जाती है, जिससे S2 रिसेप्टर स्पाइक प्रोटीन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता, और वो कोरोना वायरस उन लंग्स के अंदर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब देखिए ये मूव कर रहा है, तो इसको मारना जरूरी है, इसको खत्म करना जरूरी है, वरना ये क्या करेगा, लंग्स के अंदर कहीं और जाके डैमेज कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी वैक्सीन होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करने का काम करती है। अगर हम यंगर है तो हमारा जो एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज करता है, पर एल्डर लोगों में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज नहीं कर पाता। इसी वजह से वो कोरोना वायरस जो होता है उनके लंग्स को बहुत जल्दी और क्विकली इन्फेक्टेड कर देता है। अब देखिए जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम था और एडवांस इम्यून सिस्टम था, वो इस समय क्या कर रहा है, उन कोरोना वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपी को मार रहा है या उनसे फाइट कर रहा है। इसी समय क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, इसी वजह से हमें फीवर जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। अब बात आती है, हमने एक सिम्टम ये भी पढ़ा था कि कोरोना वायरस के अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम कैसे आती है, आइए समझते हैं। जब आपका इनेट इम्यून सिस्टम और एडवांस या अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों ही कोरोना वायरस से फाइट कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया दिया, हमारी जो बॉडी होती है वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एल्वियोलाइज है उनकी बाउंड्री पर पस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं पीप या मवाद, वो क्या होती है, इन एल्वियोलाइज की बाउंड्री पर स्टिक हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर इन एल्वियोलाइज का जो रोल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एल्वियोलाइज बॉडी के अंदर एक्सचेंज करती है गैसेस का। अब क्या होगा, एल्वियोलाइज की बाउंड्री पर तो पस ने अपना पूरा एरिया कवर कर लिया है, जिससे क्या होगा, CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं होगा। इसी वजह से जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो क्या कर रही है, सिर्फ ब्रोंकियल्स में आके और इन एल्वियोलाइज के अंदर ही कलेक्ट हो गई है। अब बाहर की बाउंड्रीज पर वो निकल ही नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि वहां पर पस ने अपना पूरा एरिया कवर कर रखा है। और इसी वजह से फिर क्या होगा, जो हमारे लंग्स है वो इन्फ्लेम्ड यानी फूल जाएंगे, और एक क्रिटिकल स्टेज ऐसी आएगी एंड में जहां पर आपके लंग्स वर्क करना बंद कर देंगे। इसी वजह से हमारी फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यही एक सिम्टम था जो कोरोना वायरस के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इम्यून सिस्टम का। जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उनमें से जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है ये 24 आवर वर्क कर रहा है, 24 घंटे। और जो एडवांस इम्यून सिस्टम है ये स्पेशल केसेस में वर्क करता है। जब तक आपकी बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग वायरस या कोई स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया एंटर करेगा तभी ये एडवांस इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा, और नॉर्मल या वीक वायरस या वीक बैक्टीरिया के लिए आपका इनेट इम्यून सिस्टम ही काफी है। अब देखिए, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले इनको एल्डर लोगों के लिए क्यों प्रूव किया। देखिए, एल्डर लोगों के अंदर एडवांस इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन भी धीरे धीरे वीक होता जाता है। उसी तरह से एडवांस इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, वीक हो जाता है। मतलब जितनी एंटीबॉडीज रिलीज करनी चाहिए थी उतनी एंटीबॉडीज रिलीज ये नहीं कर पाता है, और इनेट जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत ही कम मात्रा में एंटीबॉडीज रिलीज करता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये फाइनल किया कि सबसे पहले जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी डोज हम एल्डर लोगों को दें, ताकि उन्हें क्या होगा, एंटीबॉडीज जल्दी ज्यादा क्रिएट होगी और वो स्पाइक प्रोटीन्स पे जाकर ब्लॉक कर देगी। अब देखिए, ये तो बात थी इम्यून सिस्टम की। अब अगर कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर अगर ये एंटीबॉडीज स्टक हो जाएगी या चिपक जाएगी
तभी ये क्या होगा, मरेगा नहीं। ये खत्म कैसे होगा, देखिए हमारी बॉडी के अंदर WBC, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, एक तरह का मैक्रोफेजेस क्रिएट करती है। वो मैक्रोफेजेस क्या करता है, इन कोरोना वायरस को अपने अंदर लेके और उन्हें खत्म कर देता है। कई केसेस में ये कोरोना वायरस खुद से ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडीज लगने के बाद ये अपना आरएनए अंदर ही रखते हैं और वो धीरे धीरे आरएनए अपने आप खत्म हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है और इस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें गवर्नमेंट एडवाइजरी में बार बार कहा जा रहा है कि ऑलवेज वियर ए मास्क, हमेशा मास्क पहनिए। देखिए स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं और उस तरह अगर वो स्नीज या कफ छींकता है या खांसता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके मुंह से कुछ सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेगी और उन सलाइवा ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस के पार्टिकल्स मिक्स होंगे। अगर एक भी पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाकर लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए मास्क क्या करता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। ये क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेगा, यानी अपने ऊपर स्टिक कर लेगा और सिर्फ क्या करेगा, प्योर ऑक्सीजन को ही या मिक्सचर ऑफ जो गैसेस होती है उनको अंदर इनहेल करेगा। तो इसलिए हमें बार बार कहा जा रहा है ऑलवेज वेयर मास्क। अगर आप मास्क पहने हुए हैं तो अगर किसी वजह से आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ भी गए और अगर उसने छींक या खांस दिया तो आपकी बॉडी में वो कोरोना वायरस के पार्टिकल्स इनहेल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है और पेंडेमिक होने की वजह से यहाँ पर इनका वैक्सीन होना जरूरी है और हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, उन कंट्री के पॉपुलेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन और मेडिसिन अब तक प्रिपेयर हुई है और कितनी उनकी डोजेस होती है और ये कितने दिन तक एंटीबॉडीज रिलीज कर सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि कितने दिनों तक वो कोरोना वायरस को अपने जो स्पाइक प्रोटीन है उनको लॉक कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन और मेडिसिन की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि कोरोना एक पेंडेमिक था और पेंडेमिक को देखते हुए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस पेंडेमिक डिजीज के लिए वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम, यानी वैक्सीन भी एक तरह की मेडिसिन ही होती है जो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने का काम करती है, सो दैट इट कैन फाइट अ डिजीज, ताकि वो उन बीमारियों से लड़ सके। वही बात करें कि वैक्सीनेशन क्या होता है, तो देखेंगे इट इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीजेस, यानी ये सबसे सिंपल, सेफ और इफेक्टिव तरीका है जिससे लोगों को उस हार्मफुल डिजीज या उस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सके बिफोर दे केम इनटू विद देम, यानी उस बीमारी से इन्फेक्टेड होने से पहले ही वैक्सीनेशन दे दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरीके से उस बॉडी या उस डिजीज के इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाकर एंटर हो भी जाए और एंटर होने के बाद हमारे बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्टेड करे, उससे पहले ही वैक्सीनेशन दे दिया जाता है। तो ये थी बात वैक्सीन और वैक्सीनेशन की डेफिनेशन की। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के अंदर कोरोना को लेकर कितनी वैक्सीन अब तक प्रिपेयर की जा चुकी है। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस। Worldwide, more than 16,000 biotech, pharmaceutical and research institutes have made corona vaccine, but few of those were past the WHO trial। मतलब दुनिया भर से 16,000 से भी ज्यादा बायोटेक, फार्मास्यूटिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन को प्रिपेयर किया, और उनमें से कुछ ही ऐसी है जो WHO के ट्रायल को पास कर गई और उसे फिर वैलिड कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक टेबल शो हो रहा होगा, उस टेबल के अंदर हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की जो सबसे फर्स्ट वैक्सीन थी जो प्रिपेयर की गई और उस जिन्होंने WHO के ट्रायल को पास भी कर लिया और इन्हें वैलिड कर दिया गया। तो देखेंगे सबसे पहले है नेम ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन का नाम क्या है, किस कंट्री ने उन्हें बनाया है, उस कंट्री की किस बायोटेक और फार्मास्यूटिकल या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे प्रिपेयर किया है। वही बात करेंगे इसके डोजेस, यानी कितने इसके डोजेस फिक्स किए गए हैं, और लास्टली बात करेंगे डोज इंटरवल की, यानी एक डोज के बाद में सेकंड डोज का टाइम कितने दिनों बाद रखा गया है।
तो सबसे पहले आता है कॉलम में पी फाइजर बायोएनटेक। ये अमेरिका और जर्मनी दोनों ही कंट्री के कोलैबोरेशन से बनी है। पी फाइजर आपकी अमेरिकन कंट्री की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहीं बायोएनटेक आपके जर्मनी के है। वहीं बात करें इसके नंबर ऑफ डोजेस की, तो इसके 2 डोज फिक्स किए गए हैं। और डोज इंटरवल की बात करें तो फर्स्ट डोज के बाद में सेकंड डोज आपको 12 वीक्स के अंदर अंदर लेना होगा। उसके बाद में सेकंड बात कर लेते हैं मॉडर्ना, जो कि वर्ल्ड की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी मानी जाती है। ये प्रिपेयर किया है इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने और 2 इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, निएड और बारडा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज और बारडा मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर। बात करें इसके नंबर ऑफ डोजेस की, तो इसके भी 2 ही डोज फिक्स किए गए हैं। फर्स्ट डोज के बाद में सेकंड डोज का टाइम इंटरवल है 6 वीक्स के अंदर अंदर। मॉडर्ना के बाद में थर्ड वन आता है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसे हम कोविशील्ड भी कहते हैं। ये 2 कंट्री के कोलैबोरेशन से बनी है, यूरोप और इंडिया। हमारे इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड के साथ इसका फॉर्मूला प्रिपेयर किया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है एस्ट्राजेनेका, जो कि ये भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वहीं इसके डोजेस की बात करें तो इसके भी 2 ही डोजेस प्रिपेयर किए गए हैं। फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज का इसमें इंटरवल है 84 डेज का। इज दैट क्लियर? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बाद में फोर्थ वन आता है कोवैक्सीन। ये इंडिया की ही है और इसको प्रिपेयर किया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर। वहीं इसके डोजेस की बात करें तो इसके भी 2 ही डोज है और फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज का जो टाइम इंटरवल है वो 4 से 6 वीक का है। उसके बाद में देखिए फिफ्थ वन आता है जॉनसन एंड जॉनसन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है और इसको प्रिपेयर किया है जॉनसन वैक्सीन ने। जॉनसन वैक्सीन एक तरह का वैक्सीन बनाने का ही काम करती है। उसके बाद अगर इसके डोजेस की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जिसने सिर्फ 1 डोज दिया है और अगर आपको सिम्टम्स शो होते हैं तो आप इसको वापस 28 डेज बाद में वापस वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर का आता है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया ने प्रिपेयर किया है और किसके थ्रू प्रिपेयर किया है? ग्रीम यानी गामालेय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। वहीं इसके डोजेस की बात करें तो ये है नंबर ऑफ 2 यानी 2 डोज इसके फिक्स किए हैं और इसके फर्स्ट डोज से सेकंड डोज के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 21 डेज से लेके 3 वीक्स तक का रखा गया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स स्पुतनिक वी का एक अमेजिंग फैक्ट ये बताता हूं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था वो रशिया ने किया था और उसका नाम भी था स्पुतनिक, इसलिए इसको भी उस सैटेलाइट से इंस्पायर होकर इसका नाम भी स्पुतनिक वी रखा गया है। उसके बाद में 7 नंबर का आता है सबसे लास्टली साइनोफार्म, जो कि चाइना ने प्रिपेयर किया है और किसके साथ मिलकर प्रिपेयर किया है? CNPGC लिमिटेड यानी चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के साथ मिलकर। वहीं इसके नंबर ऑफ डोजेस की बात करें तो इसके 2 डोजेस फिक्स किए गए हैं। 1 डोज के बाद में सेकेंड डोज का जो इंटरवल है वो है 3 से 4 वीक्स का। तो ये था हमारा कोरोना वैक्सीन के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के वैक्सीन अब तक डिस्कवर कर लिए गए और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको ट्रायल मिल चुका है यानी ट्रायल पास कर लिया है। तो ये टॉप 7 वैक्सीन थी। मोस्टली अब तो वैसे वैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे न्यू वैक्सीन मार्केट में आ रही है, पर ये सबसे फर्स्टली जो 5 है ये टॉप 5 थी जो सबसे पहले इन्वेंटेड की गई है। वैक्सीन हमने पढ़ लिया, वैक्सीनेशन हमने क्लियर कर लिया और साथ ही वर्ल्ड की टॉप वैक्सीन भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑकर्स आफ्टर द वैक्सीनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद में सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं आपकी बॉडी में तो ये अच्छा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में वर्क करी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स है जो वैक्सीनेशन के बाद में शो होते हैं। सबसे पहले है फीवर, बुखार, क्योंकि उस समय क्या होता है आपके दोनों ही यानी एडवांस और इनेट दोनों ही इम्यून सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। साथ ऊपर से वैक्सीनेशन जाने के बाद में ये ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, इस वजह से बॉडी क्या करती है फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, इस वजह से फिर आपको बुखार होता है। सेकेंड है टायर्डनेस, थकावट होती है या थकान होती है। थर्ड है हेडेक, सिर दर्द।
फोर्थ है मसल पेन, मसल्स के अंदर दर्द होना या पेन होना। फिफ्थ वन है चिल्स, इसके अंदर आपको पूरी बॉडी में ठिठुरन या बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और उसके बाद में है नोशिया, इस तरह के सिम्टम्स में चिड़चिड़ापन या झंझलाहट जिसे हम कहते हैं, हर चीज के लिए छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना एक्सेट्रा आपका आता है नोशिया के अंदर। उसके बाद में लास्ट वन आता है पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑन द आर्म। देखिए वैक्सीनेशन मोस्टली हमारे आर्म के ऊपर किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर स्वेलिंग होती है और जिस पॉइंट पर वैक्सीनेशन किया जाता है उस पॉइंट के ऊपर रेडनेस हो जाती है और साथ ही आपके स्वेलिंग हो जाती है उस आर्म के ऊपर, और ये इफेक्ट 1 या 2 दिन तक रहता है। तो ये थे आपके बेसिक सिम्टम्स शो आफ्टर द वैक्सीनेशन। In the cases of coronavirus, there are mostly 80% of patients are recovered without any special kind of treatment. Whereas remaining 20% of patients life in the risk zone. मतलब कोरोना वायरस के केसेस में 80% पेशेंट्स बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ही रिकवर हो जाते हैं या नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं 20% जो पेशेंट्स है उनकी लाइफ रिस्क जोन में होती है। अब देखिए ये रिस्क जोन कौन सा है। देखिए रिस्क जोन का मतलब जिन्हें पहले से कोई किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो या उनके अंदर पहले से कोई वायरस एक्टिव हो, तो वो रिस्क जोन के अंदर जो कैटेगरीज है वो देखेंगे हम ग्रुप्स को। सबसे पहले है ओल्डर पीपल यानी सीनियर सिटीजन जिनकी एज ग्रुप 44 से अबव या 44 प्लस हो। उसके बाद में ओबेसिटी यानी जिनमें मोटापा हो या जो लोग मोटे हो। थर्ड है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी जिसको लंग्स रिलेटेड या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। हाई ब्लड प्रेशर जिनका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो, ये दोनों ही ग्रुप्स भी आपके क्या क्रिटिकल या हम बात कर ले रिस्क जोन के अंदर आते हैं। उसके बाद में कैंसर सबसे क्रिटिकल डिजीज है। उसके बाद में हार्ट डिजीज जिन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, और फाइनली है डायबिटीज। यानी ये सारे वो ग्रुप्स है जिसमें कोरोना वायरस इन्फेक्टेड होने के बाद या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाला पेशेंट की लाइफ थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है इनकी बॉडी का इनेट और एडवांस दोनों ही इम्यून सिस्टम इनको पहले से इन डिजीज से फाइट कर रहा होता है। इस वजह से इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, और ऊपर से फिर कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो इनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेट्स और डेटास के बारे में। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं हु इज द फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड बाय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन था या पर्सन कौन है वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए वेई लुइजियान, ये एक चाइनीज सिटीजन यानी वुहान सिटी से बिलोंग करती है, और वुहान चाइना की वुहान सिटी में ये सी फूड मार्केट के अंदर एक श्रिम्प सेलर है। मतलब श्रिम्प हम कहते हैं झींगों को, और ये एक टाइप का सी फूड है, और सी फूड चाइना के अंदर सबसे ज्यादा यूटिलाइज या कंज्यूम किया जाता है। तो देखिए ये इन्फेक्टेड कैसे हुई, पिछले 8 से कुछ 10 डेज तक इन्हें कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्रिएट हुए। तो ये हॉस्पिटल से हॉस्पिटल चेंज करते रही, पर कहीं भी इनकी डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और 10 दिसंबर 2019 को चाइना के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब इनकी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स काफी शॉक्ड थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर ऐसा कोई भी वायरस अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था। इसी वजह से 10 दिसंबर 2019 को वेई लुइजियान को फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में 11 मार्च 2020 को WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया, यानी वैश्विक महामारी, और इसे नाम दिया कोविड-19। कोरोना वायरस डिजीज 2019 में ये डिस्कवर की गई, और सारस कोविड का ही ये सेकंड वेरिएंट था जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटास की, यानी हाउ मेनी पर्सन्स इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, हाउ मेनी रिकवर्ड फ्रॉम दैट एंड हाउ मेनी लॉस्ट देयर लाइव्स। तो चलिए एक नजर डालते हैं टेबल के ऊपर। डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया दोनों को ही कंपेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। दुनिया भर में अगर इन्फेक्टेड पर्संस की बात की जाए तो उसका डेटा है 17,70,20,432 पर्संस। वहीं रिकवर कितने हुए इनमें से 38,27,436 पर्संस। और वही बात कर ले नंबर ऑफ डेथ्स की, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो 16,12,00,000
1877 पर्सन। ये तो बात थी वर्ल्ड की। चलिए बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन की बात करें तो 2,95,70,035 पर्सन अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं रिकवर्ड पर्सन की बात करें तो 3,77,061 पर्सन अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और बात कर लेते सबसे लास्टली नंबर ऑफ डेथ्स, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ लॉस की है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो वो नंबर ऑफ डेथ्स की है 2,82,72,780 पर्सन अब तक अपनी लाइफ खो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये डेटा था वर्ल्ड और इंडिया की। साथ ही अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड टॉप 5 कंट्रीज के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा लाइफ लॉसेस हुई है। तो उसमें टॉप पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस। यहाँ पर मोर देन 6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। सेकंड नंबर पे आता है ब्राजील, जहां 4.5 लाख पीपल्स अब तक लॉस हो चुके हैं अपनी लाइफ से। और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, जहां पर 3 लाख से भी ज्यादा अब तक अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं। फोर्थ वन पे है मैक्सिको, 2.30 लाख पीपल्स अब तक यहाँ पर अपनी लाइफ से लॉस कर चुके हैं। और लास्टली आता है इटली। इटली के अंदर बात करें तो 1.27 लाख पीपल्स अब तक अपनी लाइफ लॉस कर चुके हैं। तो ये डेटा बेस था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और ये डेटा है 1 मई 2021 तक की। इसके बाद का डेटा अभी इंक्रीज होता रहा है। कई केसेस में, कई कंट्रीज में अभी भी कोरोना एक्टिव है, कई केसेस में रिकवरी रेट ज्यादा है और कई केसेस में नंबर ऑफ डेथ या डेथ रेट ज्यादा है। तो ये तो था WHO के अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस। नाउ लास्टली वी टॉक अबाउट द व्हाट आर द मेजर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मेक अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर, यानी जब भी आप किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस फॉलो करें। सेकंड है अवॉइड टू गो इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सपोज कीजिए किसी भी आप क्राउडेड प्लेस में गए और वहां पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आकर स्नीजिंग या कफिंग करता है, तो उसके द्वारा क्या होगा, जो उसके सलाइवा ड्रॉपलेट्स है, इन्फेक्टेड सलाइवा ड्रॉपलेट्स, वो उस सराउंडिंग के ऑक्सीजन में मिक्स हो जाएगी और उस ऑक्सीजन को ये सारे लोग जैसे ही इनहेल करेंगे तो उस कोरोना वायरस का एक सलाइवा ड्रॉपलेट यानी 25 लाख पार्टिकल्स इन लोगों के बॉडी में एंटर कर जाएगा और इसी तरह से क्या होता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है। आगे है ऑलवेज वियर ए मास्क, यानी हमेशा आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि ये मास्क क्या करेंगे, आपको इन्फेक्टेड एयर या इन्फेक्टेड कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में जाने से रोकेंगे। अगला है गेट वैक्सीन, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन क्या करेगा, आपकी बॉडी के एडवांस इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और लास्टली है हैंड सैनिटाइजर, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि सैनिटाइजर क्या करता है, कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को बॉडी में एंटर होने से पहले बाहर ही खत्म कर देता है और जैसे ही उसका जेनेटिक मटेरियल खत्म होता है तो कोरोना वायरस भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें हैंड सैनिटाइजर करते रहना है। तो ये थी मेजर प्रिकॉशंस ऑफ द कोरोना वायरस। सो आई होप आपको ये सारी ही प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहना है, क्योंकि जब तक कोरोना नहीं जाएगा, हम जैसे ही इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना बंद कर देंगे तो कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर इस वर्ल्ड में रह गया तो वापस से क्या होगा, ये कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यही केस हुआ था चाइना के अंदर। चाइना के अंदर फर्स्ट केस, चाइना के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो चाइना ने ही क्रिएट किया है। अगर चाइना टाइम रहते उस फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन या उन केसेस के बारे में बता देता तो हम ये लॉकडाउन वाले जो सिचुएशंस हमने क्रिएट किए वो हम पहले ही क्रिएट करते थे, जिससे क्या होता, कम्युनिटी या पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैलने से बच जाता। I hope you students, it is an informative session for all of you. If you come first time ever on my YouTube channel, first of all subscribe the channel and press the bell icon. That's you got notifications for the new upcoming sessions. And also more and more like and share my videos and give your feedback in the comment section. हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए stay safe, stay home, stay healthy. Bye. Thank you.